लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब हमें क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें उसके पता होना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेके चलूँ मैं, जैसे सोलिबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट लेकर चलता हूँ मैं सोलिबिलिटी, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हमें पता होना चाहिए। मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये फिजिकल की प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, जैसे सबसे पहले सोलिबिलिटी को लेकर चलता हूँ। सपोज कोई भी एग्जाम्पल अपन को दिया गया, जैसे आपको प्रैक्टिकल्स में क्या देंगे कि इसकी सोलिबिलिटी या फिर किसी की भी सोलिबिलिटी अगर मेजर करना रहता है तो सोलिबिलिटी मेजर तो कर लेते हैं, बट क्या होता है जैसे हम उसके रीजन को, एक्चुअली रीजन को समझते हैं। मैं इसको ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि आपका वाइवा और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो और इंटरव्यू और वाइवा के क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल कवर हो जाए। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल लेकर चलूं तो पहले एग्जांपल की जैसे बात करता हूं, जैसे सोलिबिलिटी, सपोज कंपेयर कीजिएगा सोलिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल मैंने ले लिया, ठीक है, एक कंपाउंड ले लिया मेथेनॉल, दूसरा ले लिया सपोज ब्यूटेनॉल, दूसरा ले लिया ब्यूटेनॉल, और जो तीसरा कंपाउंड है वो ले लिया मैंने, जो तीसरा कंपाउंड है वो ले लिया मैंने क्या, ऑक्टेनॉल, ठीक है, क्या, ऑक्टेनॉल। यानी इसमें कितने कार्बन है, इसमें है 1 कार्बन, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, जैसे स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर बनाएगी C और OH, ठीक है, 1 कार्बन है। वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी जो ब्यूटेनॉल है, जैसे इसमें कितने कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन, ये ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। और जो ऑक्टेनॉल की बात करते हैं हम, तो इसमें कितने कार्बन रहेंगे, 8 कार्बन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 8 कार्बन रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से इनमें क्या करना है अपन को, सोलिबिलिटी मेजर करनी है कि किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी सोलिबिलिटी कम होगी और किसकी कितनी होगी। इस तरह से आप कितनी होगी ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो प्रैक्टिकल डाटा है, बट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि किसका कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। ये डिस्कस करने के लिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे। देखो सबसे पहले सोलिबिलिटी का कंसेप्ट समझने के लिए, सबसे पहले देखो इसकी सोलिबिलिटी समझने के लिए, जैसे मान लो कि जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है। अब 2 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। जैसे सोल्यूबल, कोई भी कंपाउंड सोल्यूबल होता है, जैसे हम जनरली लेकर चलते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर में जैसे लेकर चल रहे हैं तो हम उसमें उसके लिए क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। सोलिबिलिटी के लिए 2 फैक्टर होते हैं। जैसे एक तो पढ़ा होगा आपने हाइड्रोफोबिक, ठीक है, एक तो पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक, एक तो पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये क्या करता है, जैसे एक तरह से आप इसको ये समझ लो कि जो सोलिबिलिटी है उसको डिक्रीजिंग करता है। इसका हाइड्रोफोबिक नेचर जितना ज़्यादा होगा वह क्या होगा, सोल्यूबल उतना ही कम होगा वाटर में। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब समझे, फिलिक नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो और फिलिक, ठीक है। जिसका हाइड्रोफिलिक नेचर जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छे से सोल्यूबल होगा वाटर में। तो हम इन दोनों कंसेप्ट को यहीं पर यूज करते हैं। देखिएगा, अच्छे से ध्यान दिएगा। जैसे सपोज 1 कार्बन है, ठीक है, अब ये 1 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 कार्बन, और यहाँ पर कितना कार्बन है, 8 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 8 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका जो एक कंसेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वैसे तो इससे चेक करेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको क्या होता है। तो जो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक नेचर होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे इधर से इधर जाते हैं तो जैसे क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होगी, सोलिबिलिटी, या फिर आप समझ लो कि जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, ठीक है, जो फोबिक है, जो हाइड्रोफोबिक नेचर है वो क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो इसकी जो सोलिबिलिटी है, इसकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, इसकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब इसमें सोलिबिलिटी कम, फिर देन इसमें कम। तो ये कंसेप्ट आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं, जैसे इसके अलावा आप इसको ऐसे तो समझ ही सकते हो, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल और लेकर चलता हूं मैं। सोलिबिलिटी के 2-3 कंसेप्ट में अच्छे से आपको बता देता हूँ। वैसे ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कहाँ यूज होता है अभी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, अच्छे से फील कराऊंगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये यूज होता है। तो सबसे पहले मैं, जैसे सोलिबिलिटी के कुछ कंसेप्ट है, सबसे पहला मैंने क्या किया, हाइड्रोफोबिक नेचर वाला बता दिया। अब दूसरा जो कंसेप्ट बताता हूं मैं सोलिबिलिटी का, देखिएगा इधर सोलिबिलिटी, ठीक है, जो सोलिबिलिटी है, ये जो सोलिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है, इसमें इधर देखिएगा, सबसे पहला जो कंसेप्ट है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो देखो आप किसका, OH बॉन्ड का, ठीक है, किसका, देखो OH बॉन्ड का।
अब वहां पर तो क्या था, कुछ में कार्बन नंबर, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही थी घट रही थी, ठीक है, बट कहीं पर जैसे एक ही कार्बन हो, उसके सारे कार्बन हो, जैसे 2 ही कार्बन है, कई जगह पर कार्बन फिक्स आ जाए, तब वहां पर कैसे देखोगे सोलिबिलिटी, तब देखोगे OH बॉन्ड के। फिर उसके बाद जैसे देखते हैं हम डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इसको ही बोल सकते हो आप क्या, इसको बोल सकते हो आप क्या, पोलर, इसको क्या बोल सकते हो आप, पोलर नेचर, इसको क्या बोल सकते हो आप, पोलर। जैसे पोलर मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। आप इसको यही समझ सकते हो। तो यानी देखो, जैसे किसी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे CH3CH2OH, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, सपोज सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, CH3 या फिर जैसे CH2 एक OH है और एक OH है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ मैं, जैसे C, ठीक है, एक OH है, एक OH है, एक OH यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। अब देखो इसकी सोलिबिलिटी का ऑर्डर कैसे देखोगे तो देखो जैसे जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ OH बॉन्ड होंगे उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसमें क्या होगा, जो डायपोल मूवमेंट का नेचर है, या फिर आप इसमें डायपोल मूवमेंट की अगर किसी ने वैल्यू दे रखी है तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जिसमें जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। एक तरह से मैं यहाँ पे कंसेप्ट बना के लिख दूँ कि जो नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ जो OH बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स है वो जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो या फिर जो डायपोल मोमेंट है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो उनमें क्या होगा, जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, उनकी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो किसकी सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, देन इसकी होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ OH बॉन्ड जिसमें जितने ज़्यादा होंगे सोलिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात मैं कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि किस तरह से सोलिबिलिटी को निकालेंगे आप। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल है। आप मुझे बताइएगा किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं जो 2 एग्जाम्पल लेता हूँ वो 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला है एथेनॉल और दूसरा है डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या ले लिया, एथेनॉल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जो है वो एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर और एथेनॉल में मुझे बताइएगा किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। आप जैसे प्रैक्टिकल में तो भले डाटा से पता कर लोगे, बट जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगी कंसेप्ट से तब तक नहीं कर पाओगे। जैसे एथेनॉल की जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, C और ये OH, ये हो गया एथेनॉल, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर, डाई है, मिथाइल है, ठीक है, और ईथर है, ये डाइमिथाइल हो गया और ये ईथर भी हो गया, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर हो गया। अब इधर देखिएगा इसकी सोलिबिलिटी अपन को पता करना है कि किसकी सोलिबिलिटी कैसी होगी और कितनी होगी, या किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे सोलिबिलिटी नेचर आप इधर चेक करोगे तो ऐसे, जैसे देखो सोलिबिलिटी नेचर आप जैसे चेक करोगे तो सबसे पहले आप कैसे देखोगे, सोलिबिलिटी नेचर को जैसे चेक करोगे आप इधर देखो, जैसे OH बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे यूज करिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कीजिएगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी इधर देखिएगा। जैसे जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन के जो वाटर के मॉलिक्यूल है जिसमें जितने ज़्यादा अटैक करेंगे जितने ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल हो पाएगा वो। जैसे ये OH है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा इधर देखिएगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो गए, 2 ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कितने हो गए, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल ये ऐड हो गया, ठीक है। आप एक बार और करा दो मुझे, आप एक बार मुझे बोल दो कि जैसे ये CH2 है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करा देता हूँ, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो एक वाटर मॉलिक्यूल एक और ऐड करा देता हूँ, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल एक और ऐड करा देता हूँ, ये इस तरह से H2O, ठीक है, ये बोल दो, ठीक है। बट ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट समझोगे आप, जब ऐसे अच्छे समझोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो बेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट देखो इधर समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगती है। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप बता रहे हो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन कहाँ किसके साथ जुड़ता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, उसी के साथ ये हाइड्रोजन अटैच करेगा। जैसे सपोज ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ ये जुड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे दोनों के साथ क्यों जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन
जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये कितने से जुड़े होंगे, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे, और जबकि यहाँ पर एक से ही जुड़ा होगा। तो आप मुझे बताइएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो गए, इसका मतलब जो सोलिबिलिटी है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एथेनॉल की सोलिबिलिटी डाइमिथाइल ईथर से ज्यादा है। ठीक है, आपको रीजन समझ में आना चाहिए, बाकी आप प्रैक्टिकल में भले ही कर लो, लेकिन जब तक आपको रीजन समझ में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपने पता कर लिया कि इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है और इसकी कम है, ठीक है, आपने डाटा से भले ही पता कर लिया, बट आपको रीजन एक्चुअली समझ में आना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे अच्छे से। और जैसे आपको अगर किसी का जैसे 2 कंपाउंड अननोन कंपाउंड दिए जाएंगे और आपको अगर उनके जैसे स्ट्रक्चर पता रहेगा और उनके बारे में पता रहेगा, तो आप अगर डाटा नहीं निकालोगे तो आप कंपेयर तो बिल्कुल इजीली कर लोगे कि किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं।